रिजिकॉन मैलिएबल पेनाइल इम्प्लांट वर्सेस इंडियन मैलिएबल पेनाइल इम्प्लांट, क्या है दोनों में फर्क, आज के वीडियो में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर गुप्ता, न्यू दिल्ली एंड्रोलॉजी नई दिल्ली से, और मैं भारत का सबसे ज्यादा पेनाइल इम्प्लांट करने वाला सर्जन हूं। मैंने रिजिकॉन को इंडिया में लॉन्च किया था और हमने तकरीबन 2000 से ऊपर मैलिएबल अभी तक लगा चुके हैं, जो कि एशिया में रिकॉर्ड है। उसके अलावा अगर मैं 2000 मैलिएबल रिजिकॉन लगाए हैं तो हमने उतने ही इंडियन इम्प्लांट भी लगाए हैं, जो अगेन एशिया में रिकॉर्ड है। और हम आज आपसे बात करेंगे कि अगर आप अपने लिए पेनाइल इम्प्लांट चूज कर रहे हैं तो आपको रिजिकॉन मैलिएबल क्यों चूज करना चाहिए या इंडियन मैलिएबल क्यों चूज करना चाहिए, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इम्प्लांट बेस्ट नहीं होता है। पेशेंट के लिए, हर मरीज के लिए उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी कॉस्टिंग, उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसके पेनिस की एनाटॉमी, उसकी डायबिटीज स्टेटस और उसकी जो करंट साइजिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसके लिए बेटर इम्प्लांट या बेहतर इम्प्लांट कौन सा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रिजिकॉन की, रिजिटेन मैलिएबल की। रिजिकॉन पेनाइल इम्प्लांट, रिजिकॉन कंपनी यूएस न्यूयॉर्क में बेस्ड कंपनी है, उसका इम्प्लांट है। ये इम्प्लांट इस्तांबुल टर्की मैन्युफैक्चर होता है, नेदरलैंड्स में इसका यूरोपियन सर्टिफिकेशन होता है। और ये इम्प्लांट मैलिएबल इम्प्लांट यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, मतलब अमेरिका के अंदर आप ये इम्प्लांट लगवा पाएंगे। उसमें एक है रिजिकॉन रिजिटेन, दूसरा है बॉस्टन साइंटिफिक टेट्रा और तीसरा है कोलोप्लास्ट टाइटन, जो अब डिसकंटिन्यू हो गया है। कोलोप्लास्ट का नया मैलिएबल मॉडल मार्केट में नहीं आया। उसके अलावा कोई भी इम्प्लांट, चाहे ज़ेफायर हो, चाहे प्रोमोडॉन ट्यूब हो, चाहे कोई भी और मैलिएबल हो, ये यूएस में अप्रूव नहीं है। हाँ, अदर कंट्रीज में हो सकता है अप्रूवल हो। रिजिकॉन कंपनी का इम्प्लांट यूएस में अप्रूव्ड है, प्लस ये वर्ल्ड में ग्लोबली 200 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है। और जहां पर सर्जन, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, सीनियर प्लांट प्रोस्थेटिक सर्जन वर्ल्ड ओवर इस इम्प्लांट को अपने मरीजों में ऑफर करते हैं। मेरी रिजिकॉन की ट्रेनिंग इस्तांबुल से लेकर वर्ल्ड के कई बड़े बड़े सिटी सेंटर्स में हुई है, और हमारे सेंटर पे ये इम्प्लांट काफी टाइम से, काफी सालों से स्टैंडर्ड मैलिएबल इम्प्लांट है, क्योंकि इस इम्प्लांट में कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो मुझे और मरीजों को बहुत पसंद आते हैं। सबसे पहला है इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि ये यूएस एफडीए अप्रूवल्ड है। तो यूएस एफडीए मैंडेट करती है कि जो भी ये प्रोस्थेसिस बॉडी में लगे उनके ऊपर प्रॉपर एनिमल ह्यूमन स्टडीज हुई हो, टेस्टिंग हुई हो, और इस इम्प्लांट ने वो सारे पैरामीटर मापदंड पूरे करे हैं, जिस कारण से ये यूएस में अप्रूव्ड है। ये सबसे मेन है कि इस इम्प्लांट के अंदर यूज किया हुआ सिलिकॉन या कोई भी इंग्रेडिएंट आपके अंदर कैंसर, लॉन्ग टर्म डैमेज, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस, लॉन्ग टर्म डिजीजेस नहीं कॉज करेगा। तो यूएस कोई भी नए इम्प्लांट को इमीडिएटली अप्रूवल नहीं देती है जब तक कि उसका स्ट्रॉन्ग डेटा ना हो कि ये अपने इंटेंडेड बेनिफिट्स के अलावा ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स कॉज नहीं कर रहा जो हमें पता ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इम्प्लांट इवन तो अच्छा इम्प्लांट है, पर इंडियन इम्प्लांट में कुछ केसेस में उसके सिलिकॉन की माइग्रेशन नोट की गई है, सिलिकॉन की लीचिंग नोट की गई है, और सिलिकॉन से इवन कैंसर जैसे सिलिकॉन इंड्यूस सार्कोमास भी इंडियन इम्प्लांट में डॉक्यूमेंटेड है लिटरेचर में। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये मैंडेटरी नहीं है, तो कई सर्जन बताते हैं, नहीं बताते, पर बिकॉज रिजिकॉन और टेट्रा, बॉस्टन साइंटिफिक, ये कंपनियां यूएस अप्रूव्ड है, तो इनको अपने डेटाबेस में ये कॉम्प्लिकेशन नोट करनी पड़ती है, जो कोई भी जाके चेक कर सकता है कि इनकी वो कॉम्प्लिकेशन है या नहीं। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज लगता है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी सिलिकॉन क्वालिटी और इसका यूजेज। सेकेंड एडवांटेज जो रिजिकॉन इम्प्लांट में है वो है इसका कोर मतलब कि इम्प्लांट के अंदर की हिंज। वो हिंज अगर आप डिटेल में जाए, अगर आप लिटरेचर में जाए, अगर आप बैक डेट में जाए पढ़े, तो जो हिंज है उसकी डेवलपमेंट कई फेजेस से हुई है। ऐसा नहीं कि रिजिकॉन पहला इम्प्लांट है। सबसे पहला जो वर्ल्ड का इम्प्लांट था वो कैरियन स्मॉल प्रोस्थेसिस था, जो तकरीबन 70 साल पहले इम्प्लांट के रूप में लगाया गया था। फिर सबसे पहला जो पेनाइल इम्प्लांट है वो एक्चुअली रिब थी, आपकी जो ये रिब केज की हड्डी है उसको तोड़ के पेनिस में लगाया गया था। पर उसके बाद डेवलपमेंट्स होते फाइनली आया कि मेटल हिंजेस जो है वो पेशेंट को दोनों पॉइंट दे सकती है। पहला है कंसीलेबिलिटी मतलब कि उस इम्प्लांट को आप बेंड कैसे करोगे, और दूसरा होता है उसकी हार्डनेस, कि जब पेशेंट को रिलेशन बनाना हो उस समय इम्प्लांट कितना हार्ड हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप हिंज को बहुत ज्यादा हार्ड कर दोगे, सपोज पेशेंट कहता है हार्डनेस, तो फिर तो स्टेनलेस स्टील की रॉड लगा दो। पर प्रॉब्लम स्टेनलेस स्टील रॉड इसकी, अगर इम्प्लांट बहुत हार्ड होगा तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट को पेन होगा, पेशेंट को, क्योंकि सेक्स तो करना है सिर्फ 10 मिनट, पर बाकी पूरे हफ्ते उसको अपने पेनिस को छुपाना भी है, पेशाब भी करना है, बेंड भी करना है। तो इसलिए बहुत हार्ड इम्प्लांट भी सक्सेसफुल नहीं है। और बहुत सॉफ्ट मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर है, जैसे प्रोमोडॉन में होता है, बहुत सॉफ्ट इम्प्लांट की प्रॉब्लम क्या है कि वो सिल्वर इतना सॉफ्ट होता है कि पेनिस बहुत इजीली बेंड हो जाता है, पेनिस में बहुत ज्यादा जो मोबिलिटी है वो रहती है, इस कारण से सेक्स के ड्यूरिंग पेशेंट को डिफिकल्टी आती है। इसका वर्क अराउंड था कि भाई जैसे प्रोमोडॉन उन्होंने किया है कि सिल्वर का कोर है, पर सिल्वर कोर के अराउंड जो सिलिकॉन है उसको बहुत स्टिफ कर दिया है। अगर आप सिलिकॉन को बहुत स्टिफ कर देते हो, उसको बहुत हार्ड कर देते हो रिजिडिटी के लिए, तो वो सिलिकॉन क्या करेगा, धीरे धीरे इम्प्लांट में एरोजन करेगा। तो ये फिर एक और कॉम्प्लिकेशन है। तो रिजिटेन के अंदर जो एक बैलेंस बनाया गया है सिलिकॉन की हार्डनेस में, उसकी शोर स्ट्रेंथ में, प्लस उसके कोर में जो कि स्टेनलेस स्टील कोर है, इस कारण से क्या है कि इसमें हार्डनेस भी भरपूर है, तकरीबन 3 किलो पर रॉड है, प्लस इसके अंदर कंसीलिबिलिटी भरपूर है। पेशेंट आराम से 135 डिग्री तक इसको बेंड कर सकता है। और क्योंकि अगेन भाई ये वेरीफाइबल डेटा है, अगर आप प्रोमेडॉन
का है, किसी का डेटा ढूंढोगे तो वो वेरीफाइबल नहीं है। रिजिकॉन का डेटा यूएस एफडीए के पे डिपॉजिटेड है। तो आप अगर बात करो कि एक्चुअली वेरीफाइबल डेटा कौन से इम्प्लांट का अवेलेबल है, तो Digi10 का अवेलेबल है। आप यूएस वेबसाइट्स पे जाके, आप यूएस एफडीए की वेबसाइट जाके इसके इम्प्लांट के बारे में जो भी जानकारी है वो ऑनलाइन इजीली चैट जीपीटी से पूछ के, जेमिनी से पूछ के भी आप ले सकते हैं। तो सेकंड एडवांटेज Digicon का मुझे लगता है वो है कि इसकी बेंडेबिलिटी, इसकी कंसीलेबिलिटी और इसकी हार्डनेस वेल बैलेंस्ड है। पेशेंट को इम्प्लांट काफी कंफर्टेबल लगता है, मरीज को इम्प्लांट को कैरी करने में ज्यादा पेन वगैरह नहीं होता, कंफर्टेबल रहता है। तीसरा एडवांटेज जो है वो Digicon का वो टेक्निकल एडवांटेज है जो एज अ सर्जन मुझे समझ में आता है। पहला है इसकी साइजिंग। Digi10 के अंदर आपको साइजेस 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऑलमोस्ट 6 साइज मिलते हैं। इस कारण से हमें इम्प्लांट को लिंक के हिसाब से एडजस्ट करने में इजी रहता है। सेकंड है इसकी जो बिल्ड में जो इसका राउंड हेड है, बाकी सारे इम्प्लांट्स में हेड पॉइंटेड होता है, इसका हेड राउंड होता है। इस कारण से इम्प्लांट का हेड ग्लांस में अच्छे से फिट हो जाता है। इस कारण से पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली ग्लांस हेड पे पेन नहीं होता। सेक्स के डूइंग बहुत अच्छा कंफर्ट रहता है। इसके रेयर टिप एक्सटेंडर स्नैप ऑन है, जिसके कारण अगर इम्प्लांट कभी चेंज करना पड़े तो इम्प्लांट के पीछे जो एक्सटेंडर्स है वो पीछे टिश्यू में नहीं रुक जाते हैं। हमारे लिए सर्जन पूरे इम्प्लांट को एक्सकोर निकालना और पूरे इम्प्लांट को चेंज करना कंपैरेटिवली इजियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी में या कंस्ट्रक्ट क्वालिटी में जो मेन फैक्टर है वो है इसकी हाइड्रोफिलिक कोटिंग। तो इसकी हाइड्रोफिलिक कोटिंग की वजह से ये इम्प्लांट को एंटीबायोटिक सोल्यूशन में डिप करने से एंटीबायोटिक चिपकता है, एंटीबायोटिक का इफेक्ट रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लांट सॉफ्ट हो जाता है। इस कारण से स्लिपरी होने के कारण ये आराम से कॉर्पोरा में घुस जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें टेट्रा साइज 13 डालना है किसी के पेनिस में, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट इम्प्लांट टू पुट, क्योंकि 13 साइज का टेट्रा घुसता ही नहीं है, इतना हार्ड इम्प्लांट है। और Digi10 कंपैरेटिवली क्योंकि स्लिपरी हो जाता है तो वो आराम से पेनिस में घुस जाता है। तो इन सब रीजंस की वजह से Digi10 मुझे एज अ गुड मैल्लेबल इम्प्लांट ऑप्शन लगता है। पर ऐसा नहीं कि ये बेस्ट इम्प्लांट है, इस इम्प्लांट की अपनी खामियां भी है। पहला, ये इम्प्लांट कॉस्टली है क्योंकि यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक कोटेड है। तो इस इम्प्लांट का कॉस्टिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी इम्प्लांट्स। ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी थोड़ी महंगी हो सकती है, पर कॉस्ट डिफरेंस सफिशिएंट काफी है। कई सर्जन्स सस्ता इम्प्लांट लगाते हैं पर जो कॉस्ट डिफरेंस है वो अपने पेशेंट्स को नहीं पास ऑन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोमोडॉन ट्यूब है और Digicon है, उसमें जो कॉस्ट प्राइस में ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। पर अगर आप सर्जन से बात करो सर्जिकल कॉस्ट की, सर्जिकल पैकेज की, तो वो चार्ज ऑलमोस्ट सेम ही कर रहे हैं। तो आप एक तरफ 2.6 में Digi10 लगवा रहे हैं जिसका कॉस्टिंग ही तकरीबन 185 है, डिस्काउंट लगा के भी 130 प्लस पड़ता है, वर्सेज आप 260 के अंदर प्रोमोडॉन ट्यूब या एक नॉन यूएस एफडीए नॉन हाइड्रोफोलिक कोटेड इम्प्लांट लगा रहे हैं जिसकी एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ चले 50,000 रुपए है। तो जो ये सस्ते इम्प्लांट लगाने से क्या होता है कि जो सर्जन अपना कॉस्ट एडवांटेज है वो अपने पेशेंट को पास ऑन नहीं करता। आपको इन्फॉर्मेशन के अभाव में आप भी चेक नहीं कर पाते और आप फिर वो इम्प्लांट लगवा लेते हो, जबकि आपको कॉस्टिंग हमने हाइड्रोफिलिक कोटेड इम्प्लांट के या अमेरिकन इम्प्लांट के पे ली है। फॉर एग्जांपल एक सर्जन है बहुत फेमस है, आप देखोगे, जो कई साल जो टेट्रा रोते रहते थे, पर जब टेट्रा के पेशेंट्स ने कंप्लेंट करनी स्टार्ट करी कि टेट्रा हार्ड है, टेट्रा टफ है, टेट्रा बेंड नहीं हो रहा, और टेट्रा बनना बंद हो गया, आना बंद हो गया, तो अब वो दूसरे प्रोमोडॉन ट्यूब पे कूद गए, वो प्रोमोडॉन ट्यूब को बेस्ट बता रहे हैं। मतलब 2 साल पहले तक टेट्रा बेस्ट था, अब 2 साल बाद प्रोमोडॉन ट्यूब बेस्ट हो गया, उसके बाद कुछ और बेस्ट हो जाएगा, और कॉस्टिंग उनकी सिमिलर ही चल रही है। तो पेशेंट पर एडवांटेज नहीं आ रहा, वो बेसिकली पेशेंट से ज्यादा पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप ये जरूर चेक करिए कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिल रही है वो जेन्युइनली वो इन्फॉर्मेशन है भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात Digicon की जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है वो है कि लाइफ टाइम वारंटी। कंपनी अपने इम्प्लांट की क्वालिटी के अगेंस्ट स्टैंड करती है और कंपनी बिना किसी कंडीशंस के अपने मरीजों को, मतलब अपने पेशेंट को, कंपनी मानती है मरीज हमारे हैं, सर्जन कोई भी हो, अपने पेशेंट्स को अपने इम्प्लांट पे लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड कर। पर नुकसान की बात कर रहे थे, पहला है कि भाई कॉस्ट, और सेकंड नुकसान जो इस इम्प्लांट का है वो है कि भाई राउंडेड टिप। तो राउंडेड टिप एडवांटेज भी है पेन के लिए, पर राउंडेड टिप का एक नुकसान ये है कि कई बार जो मरीज का ग्लांस है वो साइज 11 का होता है और शाफ्ट जो है वो साइज 13 की होती है। तो जो पॉइंटेड इम्प्लांट्स है, कई बार पॉइंटेड इम्प्लांट्स में हम साइज 13 क्योंकि आगे टेपर होता है तो हम साइज 13 लगा पाते हैं, पर Digi10 में क्योंकि आगे टेपर नहीं है, राउंड टिप है, तो कई बार ये राउंड टिप जो है वो जाती नहीं, इस कारण से हमें थोड़ा छोटा साइज लेना पड़ता है। इसका एक वर्क अराउंड है कि हम इम्प्लांट को रिवर्स फिट करें, जो हम कुछ मरीजों में करते हैं, बट अगेन वो टेक्निकल पॉइंट है। पर मोटा मोटा दिस इज वन मोर प्रॉब्लम विद दिस इम्प्लांट, जिसके लिए हमने कंपनी से बोला कि भाई इसमें टेपर कट वाला भी इम्प्लांट लाओ, पर क्योंकि लॉजिस्टिक इश्यूज है। और थर्ड इसका जो साइड इफेक्ट है वो है कि जब इम्प्लांट पे हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं होती, क्योंकि देखो सिलिकॉन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो आप समझो कि अगर कोई प्योर सिलिकॉन इम्प्लांट है, टेट्रा है विदाउट हाइड्रोफिलिक कोटिंग या प्रोमोडॉन ट्यूब है विदाउट हाइड्रोफिलिक कोटिंग, तो उसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो पड़ा रहेगा जब तक कि उसका स्टेरिलाइजेशन एक्सपायर ना हो जाए। तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो होती है उसकी स्टेराइल, 1 साल से ऊपर स्टेराइल होगा तो फिर से ईटीओ करना पड़ेगा। पर आप देखेंगे कि ये जो इम्प्लांट है Digi10, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट 11/2000
2030। ये एक्सपायरी डेट इसके स्टेरिलिटी की नहीं है, कि एक्सपायरी डेट इसके ऊपर की हाइड्रोफिलिक कोटिंग की है। तो बेसिकली होता क्या है कि क्योंकि हाइड्रोफिलिक कोटिंग केमिकल होता है और पीवीपी होता है मोस्टली, और हर केमिकल की एक्सपायरी डेट होती है, इस कारण से इस इम्प्लांट की शेल्फ लाइफ कंपैरेटिवली कम है। तो जो वेंडर है उसको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई मेरा इम्प्लांट 3 साल 4 साल में एक्सपायर हो जाएगा, तो इम्प्लांट एक्सपायर ना लगे, इसलिए उसको इन्वेंटरी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हमारा सेंटर हाई वॉल्यूम रेजिकॉन का हम तकरीबन 100, 125, 150 इम्प्लांट महीने के लगा देते हैं। इस कारण से हमारा कभी पुराना माल यहाँ अवेलेबल नहीं है। पर अगर कोई सेंटर ऐसा है जहाँ पर रेजिकॉन कम हो रहा है या उसने परचेज किया था 3 साल पहले, पूरे साल में एक दो केस करते हैं, तो ये इम्प्लांट एक्सपायर हो जाता है। इस कारण से कई स्मॉल वॉल्यूम सर्जन जिनको इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करनी, अपने पास सारा सामान नहीं रखना, वो इसको प्रेफर नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है भाई 3 साल के बाद इवन तो कंपनी कहती है हम चेंज कर देंगे, पर इवन देन एक एक्सपायरी प्रोन प्रोडक्ट को रखना, मेंटेन करना, उसको रखना एक हॉस्पिटल के लिए हेडेक हो सकता है। तो ये हो गया रेजिकॉन इम्प्लांट के बारे में फायदे नुकसान। ये वर्क हॉर्स की, ये घोड़े की इंडियन मैलेबल इम्प्लांट, इंडियन मैलेबल इम्प्लांट 2.0 जिसको हम लगाते हैं, इंडियन इम्प्लांट को मॉडिफाइड वर्जन 2.0 जिसको हम लगाते हैं, और ये मेरा फेवरेट इम्प्लांट है। रेजिकॉन अच्छा इम्प्लांट है, मेरा सेकंड पर ये फेवरेट इम्प्लांट है, क्योंकि इस इम्प्लांट ने इंडियन मर्दों को वो दिया जो रेजिकॉन दे नहीं सकता, वो है कम कॉस्ट पे बेहतर रिजल्ट। तो ये वर्क हॉर्स इम्प्लांट है। आज भी ये इम्प्लांट ज्यादा होता है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग कम है, इस इम्प्लांट में हिंज नहीं है, इम्प्लांट में खराब होने का कुछ नहीं है। ये इम्प्लांट 25-30 साल से, 3 दशकों से इंडियन मैन को सेक्स के सुख दे रहा है, और बहुत बढ़िया इम्प्लांट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे पेशेंट प्रेफर भी करते हैं इसको। और आज भी हमारे एनेस्थेटिस्ट को लगता है, हमें भी लगता है कि भाई इमीडिएटली पोस्ट ऑप जो साइज निकल के आता है इंडियन इम्प्लांट से, जो शेप निकल के आती है इंडियन इम्प्लांट से, वो शायद रेजिटेन ट्रैक्टर से भी नहीं आ सकती। रेजिकॉन ट्रैक्टर है, थोड़े से कर्व कर जाते हैं क्योंकि उनमें हिंज है। ये इम्प्लांट एकदम स्ट्रेट फिट होता है पेनिस में, तो पेनिस एकदम ब्यूटीफुल लगता है सर्जरी के ड्यूरिंग ना। और आज भी पेशेंट लेटता है जब टेबल पे, तो ये इम्प्लांट की लुक कितनी बढ़िया आती है कि उसका कंपैरिजन नहीं है। पर ये इम्प्लांट अच्छा है, पर इस इम्प्लांट के अंदर जो एज के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होने चाहिए थे वो नहीं हुए, क्योंकि सर्जीवेयर कंपनी आगरा बेस्ड है, ये लोकल देसी कंपनी लालाजी की कंपनी है। ये कंपनी अपने इम्प्लांट को इम्प्रूव करना नहीं चाहती। अभी बहुत झगड़ा पट्टी होने के बाद इन लोगों ने फाइनली इसकी कवरिंग डब्बा बना दिया जी, एटलीस्ट इम्प्लांट प्रेजेंटेबल लगे। वरना देखिए ये आज भी प्लास्टिक रैपर में, जैसे कोई मतलब अगर ये इम्प्लांट कहीं रखा हो बाजार में तो लगेगा कि ये कोई खेलने का खिलौना है। ठीक है, इस इम्प्लांट को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो इस इम्प्लांट को मिलनी चाहिए। अदरवाइज इम्प्लांट डबल ईटीओ है, डबल पैकिंग में आता है, स्टेराइल है, इन्फेक्शन नहीं होते इम्प्लांट से इनबिल्ट। बट अगेन दिस इम्प्लांट शुड हैव बीन अपग्रेडेड। इस इम्प्लांट के अंदर हिंज वाला मॉडल आना चाहिए था, नहीं आया। इस इम्प्लांट में हाइड्रोफिलिक कोटिंग आनी चाहिए थी, नहीं आई। पर इस इम्प्लांट के एडवांटेजेस ये है कि पहला कॉस्ट, दूसरा हिंज नहीं होना, तीसरा इस इम्प्लांट की लुक शेप, चौथा साइजिंग। इस इम्प्लांट के अंदर आपको साइज 9 से साइज 15 तक मिलता है, जो 15 साइज रेजिकॉन में भी नहीं है। इम्प्लांट की साइज प्रोग्रेशन आप 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 तक इस इम्प्लांट को प्रोग्रेस करा सकते हैं, इसकी स्लीव निकाल के। ये इम्प्लांट मॉडिफाइबल है, इट इज अ थिंकिंग सर्जन इम्प्लांट। डॉक्टर भूपेन शाह जो इस इम्प्लांट के जनक है, वो एक वर्ड यूज करते हैं थिंकिंग इम्प्लांट की। जो सर्जन सोचता है उसके लिए इम्प्लांट है कि हम किस तरीके से पेशेंट को रिजल्ट बेटर दे सकते हैं, और ये इम्प्लांट उस हिसाब से मॉडिफाइबल है। आप इसकी स्लीव निकाल सकते हो, इसका जो आगे का जो ग्लांस का डायमीटर उसको चेंज कर सकते हो, आप इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो, आप इसके जो हिंज है उसको एडजस्ट कर सकते हो, आप इन्फेक्शन केसेस में इसको एज अ स्पेसर यूज कर सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है ऐसे। तो इट इज अ थिंकिंग सर्जन इम्प्लांट की, जो सर्जन सोच रहा है अपने मरीज के बारे में और जो सोच रहा है कि हाँ मैं इम्प्लांट को कैसे यूज करूँ, उसके लिए ये अच्छा इम्प्लांट हो सकता है। पर इस इम्प्लांट के 3 ऐसे डिसएडवांटेज है जिस कारण से ये इम्प्लांट कभी भी ब्लॉकबस्टर नहीं हुआ। पहला डिसएडवांटेज है, इस इम्प्लांट के अंदर हिंज नहीं है, इस कारण से इसको नीचे करने से बार बार ये वीक होता है, और इसको प्रेफर होता है कि ऊपर की तरफ रखा जाए, और इसको जब आप छोड़ोगे या अंडरवेयर नहीं पहनोगे तो ये बिल्कुल विजिबल हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम इस इम्प्लांट की है कि इसकी सिलिकॉन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ये इंडियन मेड सिलिकॉन है, तो कुछ मरीजों में ये सिलिकॉन एलर्जी करता है, लीचिंग करता है, इन्फेक्शन करता है, एरोजन करता है ये आगे के टिप को। तो आप देखेंगे कि किसी भी एरोजन सीरीज में वर्ल्ड ओवर इतना एरोजन नहीं है जितना इस इम्प्लांट में है। तो मेरे को लगता है कि ये इम्प्लांट का एरोजन रेट हो सकता है बिकॉज पुअरर पेशेंट्स, थोड़े लेस अफोर्डिंग पेशेंट इस इम्प्लांट को करते हैं, उतना हाइजीन मेंटेन नहीं करते, या मे बी अपनी शोर कंट्रोल नहीं करते, या वट एवर रीजन, बट इसका एरोजन रेट बाकी इम्प्लांट से कंपैरेटिवली ज्यादा है। और थर्ड है फ्रैक्चर टेंडेंसी। ये इम्प्लांट क्योंकि प्योर सिलिकॉन का है और इसकी सिलिकॉन के ऊपर कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं लगाया गया है सिलिकॉन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्ट्रा है, रेजिटेन है, ये प्योर सिलिकॉन इम्प्लांट्स है, पर इनके ऊपर एक बाइंडिंग एजेंट लगाते हैं ताकि वो इम्प्लांट टूटे ना। पर इस पे प्योर सिलिकॉन की मोल्ड है, इस कारण से ये इम्प्लांट कई बार रेपिटेड यूज से फ्रैक्चर टूट जाता है, जिस कारण से इस इम्प्लांट को चेंज करना पड़ता है। तो अगर आप भी पेनाइल इम्प्लांट के बारे में इंटरेस्टेड है और आप चाहते हैं अपने लिए एक अच्छी सर्जरी, तो अपनी फुल रिसर्च कीजिए। रेजिटेन वर्सेस इंडियन इम्प्लांट की ये वीडियो है, बहुत डिटेल्ड है, 90% लोग नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगी, पर जो देखेगा वो इम्प्लांट के बारे में सीरियस है और वो अपने लिए डिसीजन ले रहा है। इस कारण से मैंने ये बहुत डिटेल में बनाया आपके लिए, ताकि आपको इसके बारे में सब जानकारी मिल सके। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप बेधड़क होकर पूछिए कमेंट्स में, पर कमेंट जरूर पूछना क्योंकि उससे चांसेस है कि मैं आपका क्वेश्चन पढ़ के आपको जवाब दे दूं। चलो टेक केयर, गुड बाय।